छोटी सी चीज कई बार एक बड़ा सा इशारा करती है। जी हाँ, छोटी सी चीज, एक छोटी सी चीज से एक बड़े मर्डर का पता चल जाता है। मगर इसमें, इस वाले केस में कुछ भी पता नहीं था। बस एक फूली हुई सी लाश मिली। देख के ही पता चलता था काफी दिन से पानी में डूबी हुई है। अच्छा, लाश देख के डॉक्टर साळुंखे काफी कुछ बता देते हैं, मगर इस बार वो भी चकमका गए। समझ में नहीं आया कि करें तो करें क्या इस फूली हुई लाश का। बाद में पता चला कि वो आदमी कहां काम करता है। तब ऐसा लगा कि ये केस आगे बढ़ने की बजाय शायद यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि जिस आदमी का नाम इसमें सामने आया वो इतना बड़ा और इतना मशहूर आदमी था कि 10 बार सोचना पड़ा कि इसे पकड़ा जाए कि नहीं। फिर सोचा कि देखा जाएगा, पूछे तो सही कहानी क्या है। तब तक वो आदमी गायब हो गया। हम भी भागे उसके पीछे बीजापुर तक, और आपको विश्वास नहीं होगा वहां पे क्या हुआ। वो आदमी तो मिला नहीं, मिली तो सिर्फ उसके खून की कुछ बूंदें। जी हां, खून की सिर्फ कुछ बूंदें। पापा, आप यहाँ हैं और मैं आपको सारे घर में ढूंढ रहा था। वाह, दिस पेंटिंग इज सो अमेजिंग। पता है पापा, आपने इस पेंटिंग कुछ ऐसी बनाई है कि जो भी इसे एक बार देखेगा ना, इसकी तरफ खींचा चला आएगा। और आपको पता है पापा, इस पेंटिंग के आपको लाखों रुपए मिल सकते हैं। आपने फिर से वो जादू कर दिया जो आप पहले किया करते थे। मैं उठा देता हूं। क्या हुआ? नहीं, वो इतनी अच्छी पेंटिंग है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। इसे देखकर विश्वास ही नहीं हुआ और गलती से मेरे मुंह से नहीं निकल गया। वैसे रविंदर जी, आपकी हर पेंटिंग में कोई ना कोई नई बात होती है, क्यों रविंदर जी? राहुल, हमें रविंदर जी को पेंटिंग्स करने के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए। चले? ठीक है, बाय पापा, सी यू। सर, इस मास्क के अंदर थोड़ा सा यूडिकुलम और डालोगे तो ही इसकी बदबू कम होगी सर। थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो जाऊंगा। वो स्टील की टेबल पड़ी है, वहां जाकर के बेहोश हो जाओ। जाओ। अरे, आपको मजाक सुन रही है? यहाँ लेने के देने पड़ रहे हैं सर। तो बाहर चले जाओ ना, किसी ने कहा है यहाँ पर पड़े रहने के लिए। ठीक है, चला जाता हूँ, चला जाता हूँ, वापस नहीं आऊंगा, चला जाता हूँ। देखो, अंदर मत आना, अंदर मत आना। चलो बाहर, बाहर चलो। ले बॉस, ये मारा गया आज। अरे नहीं नहीं, इधर मत आना, मौसम बहुत खराब है भाई यहाँ।
अरे आगे मत आओ, कुछ हो जाएगा। ठीक है, आ ही गए हो तो ये लो, ये मास्क पहन लो। नहीं तो सूंघो, फिर आराम से सूंघो। अरे कहा था मास्क पहन ले, मगर ये भाई साहब मानने को तैयार नहीं थे। हाँ तो सड़क है, बॉडी काफी फुली हुई है। हाँ बस, इसकी मौत 4 दिन पहले हुई है। 4 दिन पहले? शरीर में पानी भर गया। और ये मरा कैसे? दया इसकी छाती पर, मतलब दिल के पास किसी चीज से वार किया गया। देखो मैं एक चीज दिखाता हूं। सड़क के पता चल सकता है किस चीज से मारा है इसे? वही तो मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। ऐसा हथियार मैंने आज तक नहीं देखा बॉस। ये देखो, ये इस तरह से दिखने वाले हथियार से मारा होगा इसे। तो अजीब किस्म का चाकू दिखता है ये तो अजीब है ही। एक और चीज है जो अजीब है, देखो ये देखो, इसके घाव पे से मुझे ये हरा पेंट मिला। ये पेंट चाकू में लगा था क्या? लगता तो ऐसा ही। शायद ये चाकू पेंट करने के काम आता होगा। मतलब हमारा खूनी कोई पेंटर या आर्टिस्ट है? हो सकता है। इस तरह का चाकू कहाँ मिलेगा? और कहाँ मिलेगा? स्टेशनरी की दुकान पर। सर बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। ये चाकू पेंटिंग करने के काम में आता है। चित्रकार लोग इसका इस्तेमाल एक कलर को दूसरे कलर में मिक्स करने के लिए करते हैं। तुम ये बताओ कि तुम इस तरह के चाकू बेचते हो? हाँ सर, बाहर से मंगवा कर बेचता हूँ। मतलब काफी महंगा होगा। हाँ सर, ये महंगा होता है, इसे सिर्फ बड़े आर्टिस्ट खरीद सकते हैं। अच्छा, ऐसे कौन कौन से पेंटर्स हैं जो इस तरह के चाकू खरीद सकते हैं? वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन प्रणव जी हैं जिनका बड़ा नाम है, और बड़े बड़े आर्टिस्ट उनके पास आकर अपनी पेंटिंग्स बेचते हैं। उनका एड्रेस तो होगा ना आपके पास? प्रणव, ये देखो, अब तुम तो आर्ट और पेंटिंग में एक्सपर्ट हो, क्या बता सकते हो ये किस तरह की नाइफ है? सर ये कोई मामूली चाकू नहीं है, और ये सिर्फ नाम के लिए ही चाकू है। इसे सब बड़े बड़े पेंटर्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सर बात क्या है? बात यह है कि एक खून हो गया है, और खून ऐसे ही चाकू से किया गया है। तो हमें लगता है कि शायद ये खून किसी... आपको लगता है शायद किसी पेंटर ने किया है, राइट? प्रणव, हम ये कहना चाहते हैं कि क्या तुम किसी ऐसे पेंटर को जानते हो हमारे शहर में, जिसके बारे में हम ये कह सके, यू नो व्हाट आई मीन, मतलब सर दुनिया का सबसे मशहूर चित्रकार वैन गो बेचारा दिमागी हालत से परेशान रहता था। कभी कभी तो उसे थोड़े दिनों के लिए एसाइलम में भी रखना पड़ा, लेकिन वो कोई खूनी नहीं था। उसे अटैक्स आते थे? सर उसके दिल में जो तूफान चल रहा था वो उसकी पेंटिंग में साफ दिखाई देता है। सर एक अजीब सी एनर्जी है इस पेंटिंग में। ये देखिए सर, करोड़ों रुपए की एक एक पेंटिंग है सर। वाकई कमाल की पेंटिंग। बेचारा इतना बड़ा पेंटर मगर दिमाग की बीमारी से परेशान। सर एक बार तो उसने अपना कान काट के ही दे दिया था। यही हम भी पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई आर्टिस्ट है जिसे ऐसे अटैक्स आते हो अचानक? सर हम भी इस धंधे में ही हैं, और सारे आर्टिस्टों की पेंटिंग मैं बेचता हूँ। सबसे अच्छे रिश्ते हैं, पर बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक आर्टिस्ट है जिनके बारे में मैंने सुना है। ये देखिए सर, कितना वॉयलेंस भरा हुआ है इस पेंटिंग में, कितनी नफरत है। कुछ हो जाता है उन्हें? हाँ सर, कभी कभी हो जाता है इन्हें कुछ। किसकी पेंटिंग है ये? रविंद्र जी सर, बड़े पेंटर हैं। यही उन्हें बीच बीच में कभी कुछ हो जाता है तो इस तरह की पेंटिंग बनाते हैं। ऐसे ही और भी कोई पेंटर्स है? नहीं सर, बस यही है। रविंद्र जी? जी सर। रविंद्र जी, चलो रविंद्र जी से मिलते हैं। बलवंत केचू। या केचू, पेंटिंग नंबर 36, आर्टिस्ट के बेरान। एक्सक्यूज मी। यस, क्या बात है? मैं इसे भी प्रद्युमन, CID से।
सीआईडी? ये रविंद्र जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे? जी वो तो बीजापुर गए हैं। बीजापुर? किस लिए? बिजनेस के काम के लिए गए हैं। और कौन कौन है यहाँ पे? रविंद्र जी का बेटा राहुल और उनका बिजनेस पार्टनर यश, मगर वो लोग भी नहीं है यहाँ पर। ये रविंद्र जी की पत्नी है? जी। आप कौन है? मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ, मैं यहाँ पर सारा काम देखती हूँ। अच्छा, रविंद्र जी तो बहुत जाने माने पेंटर है। जी हाँ, उन्हें हर कोई जानता है। तो पेंटिंग करते समय वो ये वाला चाकू इस्तेमाल करते हैं? 1 मिनट। ये क्या है? ये तो एकदम वैसा ही है। सर, आप लोग ये पूछताछ क्यों कर रहे हैं? ये खून हो गया है। खून? आप जरा ये देखिए, इस आदमी को पहचानती हैं आप? नहीं, इसका तो पूरा चेहरा बदल चुका है। ठीक से देखिए, पहचानती हैं आप? ये मुझसे नहीं होगा। श्याम, श्याम शायद कोशिश कर ले। इधर आना। श्याम जरा ये फोटो देखो, पहचान तो इस आदमी को? ये तो मानव जैसा दिख रहा है। देखना, इसकी नाक के नीचे तिल भी है। ये मानो कौन? मानव, मानव यहाँ का मैनेजर है, मगर वो पिछले 4 दिनों से यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। 4 दिन से आ नहीं रहा, और आप लोगों ने कंप्लेंट वगैरह नहीं लिखवाई? नहीं, हमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई है। ये रविंद्र जी का बर्ताव कैसे था मानव के साथ? ठीक ही था। तुम कुछ छुपा रही हो। रविंद्र जी थोड़े से सनकी थे, मगर वो किसी का खून नहीं कर सकते। वो तो पता चल ही जाएगा। सिर्फ इतना बताओ, ये मानव बैठता कहाँ था? यहाँ बैठता था मानव। सारा सामान पैक करके रखा हुआ है, लगता है कहीं भागने की तैयारी में था। एक्सक्यूज मी, मीना ने मुझे अभी भी बताया कि मानव का खून हो गया। आप कौन है? सर, मैं रविंद्र जी का बेटा राहुल। राहुल, तुम्हें अंदाजा है ये मानव यहाँ से छोड़ के क्यों जाने वाला था? मुझे नहीं मालूम सर। अच्छा, आप कुछ बता सकते हैं कि मानव का खून क्यों हुआ होगा? पिछले कुछ दिनों से मानव बहुत परेशान सा रहने लगा था सर। परेशान था? क्यों? पता नहीं, ऐसे ही। देखो, सब कुछ सच सच उगल दो, खून का मामला है, नहीं तो फंस जाओगे। बात यह है सर कि किसी बात को लेकर मानव और पापा के बीच में झगड़ा हो गया था। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? मुझे ये तो मालूम नहीं, लेकिन उसके बाद मानव ने ऑफिस आना बिल्कुल कम कर दिया था। शायद वो नौकरी छोड़ के जा रहा हो। हमें तुम्हारे पिताजी से बात करना बहुत जरूरी है, जरा फोन लगाओ। मैंने उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की थी सर, पर उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ आ रहा है? रविंद्र जी बीजापुर गए हैं, वहां का एड्रेस? हाँ बाबा, आ जाऊंगा। अरे आऊंगा ना। देखो, अभी मैं बीजापुर में हूँ। अरे अरे उड़ के आऊं क्या? अरे सुनो तो, सुनो। हेलो हेलो। यहाँ बीवी मुझे फोन पे डांट रही है और तुम हंसे जा रहे हो। ये सब लोग अंदर गए, न जाने कब बाहर आएंगे। मैं तो मर गया। अभिजीत, पूछो जरा। एक्सक्यूज मी, ये मिस्टर रविंद्र किस कमरे में है? उनसे बोलिए कुछ लोग मिलने आए हैं। आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। जी 1 मिनट। रूम नंबर 7। जरा फोन करोगे? बुलाओ। जी। कोई फोन नहीं उठा रहा है। फोन नहीं उठा रहा है? रविंद्र जी कमरे में तो है ना? हाँ, कमरे में ही होने चाहिए। कमरे की चाबी तो यहाँ नहीं है। जी, कमरे में जाके देखें। सर 1 मिनट, मैं हाउसकीपिंग से पूछती हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। वो कमरा नंबर 7 वाला गेस्ट अभी रूम में ही है ना? नहीं तो, कल शाम से नहीं था। शाम से नहीं थे? कल शाम से पापा कमरे में नहीं है और तुम्हें मालूम ही नहीं? सर, मैं कल शाम को ड्यूटी पर नहीं थी।
आप नहीं थी तो फिर कोई और होगा। बुलाओ उसे। जी सर। तो ये है वो आदमी, इसने कल शाम रविंद्र जी को होटल से बाहर जाते हुए देखा। जी सर, रविंद्र जी कल शाम वॉक के लिए निकले थे। अच्छा, फिर? शायद वो जल्दी में थे, इसलिए कमरे की चाबी वो साथ में लेके चले गए। कमाल है, कल शाम से आपके होटल का एक गेस्ट गायब है और आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। अच्छा, अगर वो घूमने गए थे तो कहाँ गए? होटल के आसपास कोई जगह है? सर यहाँ पास में एक जंगल है, शायद रविंद्र जी वहाँ गए होंगे। अभिजीत, आदमी जब जंगल में घूमने निकलता है तो वो ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ पर कोई रास्ता हो, है ना? तो रविंदर जी अचानक जंगल में घूमने आएंगे, कुछ अजीब लगा। हाँ, कोई बात नहीं, ढूंढते हैं रविंद्र जी को अच्छी तरह से। तुम लोग उस तरफ जाओ, प्रेडिक्स विवेक इस तरफ जाना, राहुल तुम यहीं पे रुकना है। सही, ये घड़ी मिली है, इसमें खून लगा हुआ है। और यहाँ पत्तों पर भी खून मिला है, ये देखो। सर, ये देखिए सर, ये खून देखो। चश्मा, चश्मा पहचानते हो? ये तो पापा का चश्मा है, इस पर तो खून लगा है। क्या हो गया होगा पापा को? अभिजीत वो घड़ी दिखाओ। और ये घड़ी, ये किसकी हो सकती है, कुछ जानते हो? ये यश की घड़ी है, यश? पापा का बिजनेस पार्टनर। क्या वो भी तुम्हारे डैडी के साथ यहाँ आया था? यश तो गोवा में। गोवा में? अगर यश गोवा में है तो फिर इसकी घड़ी है क्या कर? अरे रविंद्र की लाश अगर मिल जाती तो पता चल जाता ना कि हुआ क्या है। मामला बड़ा अजीब है, किसी ने रविंद्र का खून करने की कोशिश की मगर उसकी लाश को गायब कर दिया। अब हमें यह मालूम नहीं कि रविंद्र की मौत हुई है या नहीं। सर, हाँ, यश के बारे में थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा है। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। उसकी कार कल रात को इस शहर में घुसी है सर। अच्छा, ये तुम्हें कैसे पता चल गया? सर, शहर के बाहर जो चेक नाका वहां फोन करके पूछा, उसकी कार का नंबर लिखा हुआ था। और तो उसके घर में घुसकर ही उसे पकड़ लेते। सर, घर पहुंचता तो पकड़ते ना, घर में नहीं है, ऑफिस में नहीं है, अपने दोस्तों के यहाँ नहीं है, एकदम अंडरग्राउंड हो गया है सर। अगर उस शहर में आया है और अंडरग्राउंड हुआ है, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। सर, उसकी घड़ी का बीजापुर में मिलना इस बात का सबूत है। लेकिन अभिजीत, ये भी तो हो सकता है कि किसी ने उसकी घड़ी ले जाकर के वहां बीजापुर में डाल दी। क्योंकि देखो, हमें पक्का मालूम नहीं है कि यश बीजापुर गया है भी या नहीं। सर, वो वहां पे गया था और उसी होटल में ठहरा था जहां पे रविंदर जी ठहरे हुए थे। क्या? हाँ सर, नाम बदल के ठहरा हुआ था। ऑफिस में बोल के गया कि गोवा जा रहा है मीटिंग में। मीटिंग में तो पहुंचा नहीं, सीधा बीजापुर पहुंच गया। यश की घड़ी हमें वहां मिलती है, घड़ी पर खून लगा हुआ। रविंद्र गायब है, ना उसकी लाश मिलती है, ना उसके बारे में कुछ पता है। और हमें यह भी मालूम नहीं कि वो जो खून मिला है वो रविंद्र का है या नहीं। सर, वो खून रविंद्र का ही है सर। राहुल का डीएनए मैच हो गया है सर उस खून से। तो इसका मतलब है अटैक रविंद्र पे ही हुआ है। अब सब साफ हो गया सर। इस यश ने या तो रविंद्र जी को किडनैप कर लिया है या फिर मार के कहीं फेंक दिया। आप रेडिक्स? सर, यश का पता चल गया सर। गुड, वेरी गुड। पता चल गया? कहां पर है वो? सर,
वो जहां पे छुप के बैठा है उस जगह का पता चल गया सर। फ्रेडिक्स, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूं। मैं देख सकता हूं सर आपको। सर दरअसल बात यह है कि मैं जैसे ही ब्यूरो में घुस रहा था मुझे मेरे इन्फॉर्मर का फोन आया सर। मुझसे रहा नहीं गया सर, इसलिए मैंने जल्दी से आपको फोन कर दिया। फ्रेडिक्स, मैंने तुम्हें पूछा यश कहां पर है? सर वो अपने फार्म हाउस पे छुप के बैठा है। फार्म हाउस में? लेट्स गो। जी आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। यश जी घर में है? वो तो बाहर गए हैं। अच्छा, कब गए? वो तो मालूम नहीं। झूठ मत बोलो। बस इतना मालूम है कि वो बाहर गए हैं। चलो हम खुद ही देखते हैं कहाँ गए। आप कहाँ ना वो बाहर गए हैं? हम खुद ही आप लोग कहाँ से चले आ रहे हैं? घर को अच्छी तरह से चेक करो। ओह, तो यहाँ है यश जी, हैं? ना? अरे अरे, आप कौन है? मैं वो यश जी का है। कौन है? सर यश जी के कोई मेहमान है, सूट बूट पहन के सो रहे हैं। ओ हो, यश जी के मेहमान है। अच्छा, यश जी का? वो मैं हाँ विवेक, जरा नौकर को लेकर आ। उसे रहने दीजिए। नौकर के सामने इज्जत उतर जाएगी तुम्हारी। हाँ? चलो बाहर चलो, बैठो। बैठिए यहाँ पे। हाँ जी बताइए, बीजापुर क्यों गए थे आप? बीजापुर? ये कौन सी जगह है? अरे कौन सी जगह? रेडी, दिखाओ जरा इन्हें। मैं तो खुद गोवा से आया अभी। अगर तुम गोवा में थे तो तुम्हारी ये घड़ी बीजापुर में क्या कर रही? ये कहाँ से मिली आपको? ये तो 1 महीने से खोई हुई थी, मैं खुद इसे ढूंढ रहा था। देखिए यश जी, हमें सब कुछ पता चल चुका है, समझे? बीजापुर, वो होटल, गलत नाम, जंगल में सैर और ये वॉच, सब कुछ पता चल चुका। अब अच्छा ये होगा कि आप अपने मुंह से सब कुछ सच सच बता दें कि क्या हुआ था बीजापुर में, समझे? बात ऐसी है कि हाँ? वो रंजीत जी ने कहा कि चलो चलते हैं। कहाँ? कहाँ? क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, एक्टिंग कर रहा है। बाद में पूछना पड़ेगा स्कूल कॉलेज में कभी नाटक में काम करता था क्या? ओए, ओ, उठो। अरे डेड। जी यार, हमें इतनी जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैं भी कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया था। अच्छा, तुम्हारे एक जापर से तो लोगों के हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बाहर आ जाती है। हाँ, मगर ये तो बिना बोले ही मर गया। साळुंखे, ये चिल्लाने से मर गया क्या? बॉस, अगर ऐसा होता तो लैब में हर रोज एक न एक लाश जरूर आ जाती। डॉक्टर साहब, कहीं ये हार्ट अटैक से तो नहीं मर गया? कह नहीं सकता हूं, ऐसा लगता है कि ये देखो, इसका मुंह अंदर से एकदम नीला पड़ गया है। बस मुझे लगता है किसी ने इसे जहर से मार दिया है। जहर से? मगर ऐसे कैसे हो सकता है सर? ये आदमी तो हमारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक था। हाँ, शायद पहले से जहर इसकी बॉडी में होगा। जब हम इसके घर गए थे तो ये अंदर लेटा हुआ था बेड पर। हाँ सर, मगर पसीना पसीना हुआ था। इसका मतलब जहर का असर शुरू हो गया था। पहले मानव, रविंदर जी और अब ये यश। एसीपी प्रद्युमन या क्या? जरा फिर से बोलो। तुम सच कह रहे हो? अच्छा ठीक है, हम आते हैं। 2 ही खून हुए हैं।
मानव और ये यश। अरे तो फिर रविंदर जी? रविंदर वापस आया है। क्या रविंदर जिंदा है? आप लोग यहाँ? हाँ रवि, तुम्हारे पिताजी से बात करनी है। पापा की हालत इस वक्त बहुत खराब है। हाँ हमें पता है, लेकिन उनसे बात करना बहुत जरूरी है। बात बाद में भी हो सकती है सर। बाद में बात नहीं हो सकती राहुल, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। बस हमें इतना पता लगाना है कि वो उस वक्त थे कहाँ। चलो जो। अरे सर, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है सर। रविंद्र जी कैसे हैं आप? हम लोग सीआईडी से आपकी तबीयत के बारे में पूछने आए। अब आप देख ही रहे हैं क्या हालत हो रही है। हाँ, जिसने भी ये किया है बहुत बुरा हाल किया है। आपको कुछ याद है क्या हुआ था जंगल में? कुछ पता नहीं। वो पापा तकलीफ मत कीजिए, डॉक्टर ने इन्हें आराम करने के लिए कहा है। अरे ये बता रहे हैं ना इनके साथ क्या हुआ था जंगल में? हा? किसने मारा इन्हें? आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? ये सब बातें बाद में भी हो सकती है। वो बहुत अच्छे लोग थे। वो कौन अच्छे लोग थे? वो किसान और उसकी बीवी दोनों बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे जंगल में पड़ा देखा और वो उठा लाए और मेरी देखभाल की। रविंद्र जी, जब आप जंगल में सैर करने निकले थे तब आपके साथ कौन था? वो यश। यश? वो वहां पहले से ही था? कौन? यश? आपने यश को देखा था ना वहां पे? हाँ, मैं उसे देख के चौंक गया था। उसने मारा आपको? हाँ, कोई था झाड़ियों के पीछे। कौन? यश? नहीं, कोई और था। कोई और था? उसने मारा आपको? हाँ, अचानक उसने सिर पे मारा। किसने मारा आपको? यश ने? नहीं, बेहोश होने से पहले मैंने देखा उसे। था कौन वो? उसका चेहरा देखा आपने? क्या हुआ रविंद्र जी? पापा, मैं राहुल, आपका बेटा। यही है। इतनी सेवा की मैंने पापा की और उन्होंने मुझे ये सिला दी। मैं तो बस इतना चाहता था कि वो एक तो बात प्यार से बात कर, बस इतनी इच्छा। तुम्हारा ही नाम क्यों लिया? तुमने कुछ तो किया ही होगा ना? है? मैं क्यों कुछ करने लगा? मैं बेटा हूं उनका। ये तो रविंदर जी को भी मालूम है, फिर भी होश में आते ही तुम्हारी तरफ उंगली क्यों उठाई उन्होंने? पता नहीं पापा के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, पर वो मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते? उस रात तुम कहाँ थे? मैं उस रात को अपने घर में बैठा हुआ था। घर में बैठे हुए थे? अच्छा, फिर मैं बस ऐसे ही इधर उधर क्या? मतलब मैं अपनी कार में बैठकर यूं ही घूमने निकल गया। कितनी दूर गए? बस आसपास। आसपास का क्या मतलब है? कार में बैठ के कोई आसपास घूमने जाता है? कहां गए थे? मैं बताता हूं कहां गए थे तुम बीजापुर गए थे। बीजापुर? मेरा यकीन मानिए सर, मैं बीजापुर नहीं गया। तुम बीजापुर गए थे, वहां जाके रविंदर जी पर अटैक कराया और उसके बाद चुपके से वापस आ गए, है ना? रविंद्र जी ने हमें यह भी बताया कि तुम उन्हें धमकी पर एसएमएस भेजते थे। क्यों? देखिए, मुझे नहीं पता कि पापा ने ऐसा क्यों कहा, पर मैंने उन्हें कभी कोई एसएमएस नहीं की। मतलब वो झूठ बोल रहे हैं? पैसों के लिए आजकल बेटे क्या क्या करते हैं। देखिए, मुझे अपने पापा के पैसे से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को अगर मेरा यकीन ना हो तो मेरे पापा के वकील हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। सर, रविंद्र जी ने मुझे एक दिन बुलाया
और कहा कि आज के आज एक वसीयत तैयार करो सर। कब की बात है ये 1 साल पहले की बात है। उन्होंने अपने वसीयत में लिखवाया है कि उनके मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी और बैंक में जो भी पैसा है वो सब राहुल को मिलेगा। और उनके जो पेंटिंग्स है वो भी तो काफी महंगे हैं। वो सब की सब चैरिटी में जाएंगी, गरीबों को मिलेगा वो पैसा। इसका मतलब है जब तक रविंद्र नहीं मरता राहुल को कुछ भी नहीं मिलता। कैसे मिलेगा सर? मरने के बाद ही मिलेगा। सर कहीं यही तो नहीं हुआ? हाँ सर, प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में टाइम से पहले ही रविंद्र जी को ऊपर पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर दिया था राहुल ने। हाँ, वो कह भी तो रहा था ना, उसका काम वाम नहीं चल रहा आजकल। मगर यहाँ तो रविंद्र की किस्मत अच्छी कि वो बच गया, वरना आजकल तो कुछ भी होता है। बेटा प्रॉपर्टी के लिए बाप का खून भी करता है। सर एक और बात भी है। क्या बात है? 3 महीने पहले रविंद्र जी को एक और झटका लगा। झटका? कैसा झटका? उन्होंने पुरानी वसीयत बदल दी और नई वसीयत बना ली। अच्छा, पुरानी वाली वसीयत बन के नई वसीयत बनवाई? जी। और इस नई वसीयत में क्या लिखा है? वो मुझे नहीं मालूम। अरे नहीं मालूम? कमाल है, आपने वसीयत बनाई और आप ही को नहीं मालूम? वो नई वाली वसीयत उन्होंने किसी और वकील से बनवाई है। उन्होंने तुम्हें इस नई वसीयत के बारे में कुछ बताया नहीं? क्या बताऊं सर, उनका तो बस ऐसा ही है। मैंने कहा था ना सर, उन्हें झटके लगते हैं, झटके। वो पैरानॉइड हो गए हैं। पैरानॉइड? हर बात पे शक? हाँ सर, उन्हें हैलुसिनेशंस आते हैं। मतलब अजीब अजीब से ख्याल आते हैं उन्हें? हाँ सर, पूछिए मत। उन्हें लगने लगा है कि मैं उनके खिलाफ साजिश कर रहा हूँ। अरे मेरी तो छोड़िए, उन्हें अपने बेटे तक पर विश्वास नहीं रहा अभी। मतलब सर रविंद्र जी के दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई है और वो कुछ भी कर सकते हैं। माय गॉड, हुआ क्या यहाँ पर? किसने किया ये सब? आसपास तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। सर, हाँ? खून? मेरे पास मत आना, देखो मेरे पास मत आना, वरना मैं। संभल के। माय गॉड, मीना। डैडी, वो टीवी बंद करो। जिंदा है। विवेक, जल्दी से पानी लेकर आओ। मीना, मीना, डालो पानी। मीना, आर यू ऑल राइट? क्या, किसने किया ये? हैं? रविंद्र जी। रविंद्र जी? और क्यों? मालूम नहीं, बोल रहे थे कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। किसे? किसे नहीं छोड़ूंगा बोल रहे थे? राहुल को। राहुल? फ्रेडिक्स, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। ले जाओ, ले जाओ। सही है, देखिए। माय गॉड, अभिजीत जल्दी चलो। कहाँ पे? ओके ओके ओके। कब? अभी? थैंक यू वेरी मच। ये आगे से राइट ले लो, डिमलो रोड पे। क्यों, क्या हुआ? उस रविंद्र की गाड़ी अभी अभी 3 हाथ चेक नाके से गुजरी है। मगर ये रविंद्र 3 हाथ चेक नाके पे क्या कर रहा है? उसका बेटा राहुल तो इस तरफ रहता है, कारखानी इस रोड पे। मुझे लगा वो राहुल के पास जा रहा है। सबकी आदमी है सर, कुछ बोल नहीं सकते कब क्या कर रहे हैं। अगर हमने उसे जल्दी नहीं पकड़ा तो पता नहीं और किसका खून करेगा। सर मानव का खून रविंद्र ने ही किया है। विवेक, उस पेंटिंग को देखकर तो वैसा ही लग रहा है,
देखा ना उस पेंटिंग में खून कैसे किया है, वैसे ही जैसे मानव का खून। हेलो, हाँ अभिजीत ही बोल रहा हूँ। क्या पेंडारकर रोड? अभी 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 निकला है? हाँ ओके, थैंक यू वेरी मच। लीजिए, अब कहीं और चला गया। पेंडारकर रोड। यस। और उसका वहाँ क्या रखा हुआ? कुछ ना कुछ तो चक्कर है दया, ऐसे तो इधर उधर भाग नहीं रहा, कहीं ना कहीं तो इसे पहुंचना ही होगा। हाँ पर कहाँ? सर एक मिनट, आज तारीख क्या है? 20 में। क्यों? सर रविंद्र की आर्ट गैलरी में उसकी पत्नी की फोटो लटकी हुई थी सर। हाँ तो सर उसमें उनकी मौत की तारीख लिखी हुई थी सर, यही 20 मई। कहीं वहीं तो नहीं जा रहा है अपनी बीवी के घर? वहाँ कोई फंक्शन हो रहा हो? विवेक, किसी को फोन करके देखो उसकी वाइफ रहती कहाँ थी। हेलो श्याम, हाँ मैं विवेक बोल रहा हूँ CID से। या रविंद्र जी की पत्नी का घर कहाँ पर है? या ओके थैंक्स सर। रविंद्र जी की पत्नी प्लॉट नंबर 43 पेंडारकर रोड पर रहती थी। पेंडारकर रोड? यस सर। वही तो जा रहा है वो। जल्दी चले लो, प्लॉट नंबर 43 पेंडारकर रोड। यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। गाड़ी तो है बाहर। घर के अंदर ही छुपा होगा, देखो जरा। My God! क्या हुआ? My God! क्या हुआ? हाँ? क्या? किसने मारा? राहुल का भी हमला हुआ है, वो आसपास ही होना चाहिए। घर में अच्छी तरह से देखो, जल्दी। राहुल? आद्या, एक और बॉडी है। आद्या, राहुल, क्या? किसने मारा? बाया। बाया? बाया क्या? हाँ? बाया हाथ? बाया हाथ क्या? चाकू। बाया हाथ में चाकू? क्या चाकू? राहुल? बेहोश हो गया, इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। गुड मॉर्निंग रविंद्र जी। गुड मॉर्निंग। ये चाकू कहाँ से आया? हाँ? आपको अभी फेंक के क्या फायदा? क्यों मारा राहुल को? हाँ? किसने मारा राहुल? सर खून रविंद्र जी ने नहीं किया है। मारने वाले ने बाएं हाथ में चाकू पकड़ा था सर, बाएं हाथ में। खूनी खब्बू है, लेफ्टी। अरे मीना जी, ये आप जा कहाँ रही है? मैं आप लोगों को फोन करने ही वाली थी, आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए कि आप सब लोगों ने मुझे सही टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अरे नहीं, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है, वो तो हमारी ड्यूटी थी। खैर आप इतनी जल्दी हॉस्पिटल से वापस कैसे लौटी? कहीं भाग तो नहीं आई हॉस्पिटल से? नहीं, हॉस्पिटल वालों ने मुझे जाने दिया। झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रेडी बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा था जब तुम इसे हॉस्पिटल लेके गए थे? सर डॉक्टर ने तो कहा था कि 3 दिन बाद इसे डिस्चार्ज मिलेगा। लेकिन ये तो आज ही भाग के चली आई। मीना जी, आप एक लेफ्टी है ना? मतलब ये कि तुम अपना सारा काम बाएं हाथ से कर दियो, और हमने तुम्हें देखा है बाएं हाथ से लिखते हुए, समझी? तुम खून बाएं हाथ से करती हो ना? क्या? ये आप सब लोग क्या कह रहे हो? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मानव का खून किया तुमने बाएं हाथ से, और यश को
जहर दे के मारा। क्यों? यश को मैंने मारा। हाँ, तुमने मारा। तुमने। क्यों? यश को क्यों मारा? वो तो तुम्हारे साथ मिला हुआ था ना। रविंदर का खून करने बीजापुर तक चला गया तुम्हारे कहने पे। अरे वो बीजापुर गया ये बात मुझे पता तक नहीं है। झूठ, बिल्कुल झूठ। बीजापुर से आते ही तुमने उसका खून कर दिया, हमेशा के लिए मुंह बंद कर दिया उसका। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने रविंदर को फंसा लिया। इनका दिमाग तो वैसे भी ठीक नहीं था। मैंने इनके दिमाग में भर दिया कि इनका बेटा राहुल ही इनका दुश्मन है। दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। वसीयत भी तो बदल दिया आपने इसके कहने पर। वसीयत? कैसी वसीयत? वही वसीयत जिसमें आपने अपनी सारी जायदाद, अपना सारा पैसा इसके नाम पर कर दिया। इसके नाम पर मैंने कर दी? अरे बेवकूफ, कहाँ छुपा कर रखी है वो वसीयत? किससे छुपाई? रविंद्र जी बच गए आप। अगर वो वसीयत इसके हाथ लग जाती तो ये तुम्हारा भी खून कर देती। पता नहीं किस वसीयत की बात कर रहे हैं। एक शरीफ इंसान को धोखा दिया तुम, दो खून किए पैसों की लालच में। तुम्हें तो फांसी होगी। गेट कैसे खुला? इस वक्त कौन आया होगा? दरवाजा खुला कैसे रह गया? लगता है कोई घुसा है अंदर। शायद कोई चोर अंदर हो सकता है। संभाल के। पहले लाइट ऑन करो। हाँ। लगता है लाइट भी काट दी गई है। प्रेरणा, तुम जहां हो वहीं रुकना। तुम घबराना नहीं है। मैं अभी गाड़ी में से टॉर्च लेके आता हूँ। तुम यहीं रहना। हाँ, कौन है घर में? कौन घुसा है अंदर? ये लो प्रेरणा। मेरे गहने। रुको प्रेरणा। मेरा एलसीडी प्लेयर, मेरे सारे गहने सब ले गया। कौन? हम पुलिस को फोन कर। चाहे वो अभी भी यहीं कहीं छिपा हो सकता है। हाँ, मैं करता हूँ।
किसी भी तरह आप उस आदमी को पकड़ लीजिए। देखिए देखिए हमारे घर की क्या हालत की है उसने। अब घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। कहाँ है? सर वो वहां पर सर। पूरे घर में सिर्फ यहीं पे निशान है और कहीं भी नहीं है। हाँ, पर यहीं पे क्यों? कई बार होता है ना, चोरों का कोई टशन होता है, अपना निशान छोड़ के जाते हैं। पर सर ये तो खून के निशान है सर। यही तो बात है, खून का मामला है। चोरी भी हुई है और खून भी, पर लाश नहीं है। घर में कोई और तो नहीं था? नहीं सर, सिर्फ हम लोग ही रहते हैं यहाँ तो। फिर सोच लो, कोई और तो नहीं था। बाद में बहुत सारी बातें बाहर निकल आती हैं। सर और कोई बात क्या निकलेगी सर, सिर्फ हम लोग ही रहते हैं सर। देखो, चोरी भी हुई है और खून भी। और ये चाकू भी तो है। मुझे नहीं मालूम सर ये चाकू कहाँ से आया सर। क्या हो सकता है 3-4 चोर हों और आपस में लड़ाई वड़ाई हुई हो। अरे यहाँ पे भी खून है। बस यहाँ भी खून पड़ा है। हाँ जी, कुछ मिला? सर यहाँ पे खून की बूंदें हैं। क्या? यहाँ बहुत ज्यादा खून पड़ा हुआ है। एक तो यहाँ है सर, और अंदर किचन में भी काफी ज्यादा खून पड़ा है। तो ऐसा लगता है किचन में किसी को चाकू लगा है और वहां से खून बहना शुरू हुआ। वहां से भागा होगा और यहाँ पे खड़ा होगा या फिर गिरा होगा यहाँ पे। तो प्रॉब्लम ये है सर, खून यहाँ से आगे बिल्कुल थोड़ा है सर। ये देखिए, ये जबकि खून यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए था। और वेरांडा में तो सर कहीं भी एक बूंद नहीं है सर, एकदम साफ है। इधर भी नहीं है। तो सर खून की आखिरी बूंद यहीं पे है। एक मिनट सर, ये क्या है? किसी इंसान के खाल लगी हुई है। ओह, तभी मैं सोच रहा हूँ सब उल्टा पुल्टा है सर। यहाँ पे किसी को चोट लगी है। मतलब कोई अंदर जा रहा था जब चोट लगी? शायद। किचन में चाकू नहीं चला है क्या? शायद नहीं। तो सर चाकू पे खून तो लगा हुआ है। सर चाकू पे खून लगा हुआ है, फिर भी किसी ने किसी को चाकू से नहीं मारा। ये कैसे हो सकता है सर? फ्रेडेक्स, बूढ़े आदमी को लेके आओ। यस सर। बिठाओ इन्हें। इनका पैर चेक करो। सर पैर में चोट लगी है। मतलब जब ये घर के अंदर है तब ये कील लगी है। ये बताओ किसे चाकू मारा तुमने? चाकू किसे मारा तुमने? और कौन कौन था तुम्हारे साथ में? हा? अरे अब तो पकड़े गए हो, सच सच बता ही दो। सर लग तो ऐसा रहा है कि इन्होंने कई दिनों से खाना तक नहीं खाया। ठीक है, ले चलो इसे ब्यूरो में। इसे नहलाओ धुलाओ खाना खिलाओ, फिर देखते हैं चक्कर क्या है। बड़ी अजीब बात है, देखकर लगता है कि इन्हें एहसास ही नहीं कि आसपास क्या हो रहा है। ये सब ड्रामा भी हो सकता है सर।
अभी जो ड्रामा तो नहीं लगता है, शायद इन्हें सचमुच एहसास ही नहीं है कि क्या हो रहा है। और वैसे भी ये कोई गरीब आदमी नहीं लगता है। इसने जो कपड़े पहने थे किसी अच्छे दुकान से महंगे कपड़े लिए हैं, और हाथ में अंगूठी देखी, बहुत महंगी है। सर कपड़े वपड़े कहीं से चुरा भी सकते हैं। सर इस आदमी की हालत बहुत खराब है। केस ऑफ डिमेंशिया हो सकता है। डिमेंशिया? हाँ सर, डिमेंशिया में इंसान सब कुछ भूल जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता। उसे खाना कैसे खाते हैं ये भी याद नहीं रहता, कौन है कहाँ है कुछ भी याद नहीं रहता उसे। अरे तो फिर पता कैसे चलेगा कि इसके कपड़ों में वो खून आया कहाँ से और वो चाकू कहाँ से आया इसके पास? ये बताना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि ये आदमी किसी का खून नहीं कर सकता। बॉस, चाकू के ऊपर जो उंगलियों के निशान हैं वो इसी आदमी के। देखा सर, मैं कह रहा हूँ इस आदमी का इस केस के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सालुंखे, इस आदमी के कपड़ों पर जो खून मिला है वो... इसके कपड़ों पर जो खून मिला है वो AB पॉजिटिव। और इस आदमी का ब्लड ग्रुप? इस आदमी का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव। मतलब किसी ना किसी का खून तो हुआ है। हाँ, खून तो हुआ है। और ये कुछ बोलने को तैयार ही नहीं। किसी तरीके से लाश मिले तो बात कुछ आगे बढ़े। बॉस, इस आदमी के जूतों और कपड़ों में से जो मिट्टी मुझे मिली है उसमें कुछ अजीब अजीब तरीके की चीजें मिली है। क्या? जैसे एक तो लोहे पर जो जंग लगती है, रस्ट, वो मिली है, थोड़ी सी ग्रीस मिली है, और कुछ अजीब तरीके के लोहे के छोटे छोटे टुकड़े मिले। और इतना ही नहीं, यही सारी चीजें मुझे उस चाकू पर से भी मिली। रस्ट, ग्रीस, लोहे के टुकड़े, इसका मतलब है... सर कोई गैराज हो सकता है? सर एक फोन आया था सर, पीरी में एक लाश मिली है। पीरी में? हाँ सर, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक स्क्रैप यार्ड में लाश मिली है सर। स्क्रैप यार्ड में? सर स्क्रैप यार्ड में तो ये सब मिलता है, जंग लगी मिट्टी, लोहे के टुकड़े, ग्रीस। You're right, अभिजीत, कहीं ये वही लाश नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? कपड़े देख के तो ऐसा लगता है किसी अच्छे घर की है। तो वॉचमैन, तुम कह रहे थे कि तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि ये लाश यहाँ आई कैसे? हैं? जी सर। क्यों, सो रहे थे क्या तुम? हाँ? ओह सर, गला कटा हुआ सर। खून है? वो ज्यादातर मैं यहाँ नहीं होता हूँ सर, और यहाँ कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो चोरी हो जाए सर। मैं 3-4 दिन के बाद आज यहाँ आया हूँ सर, तो मैंने देखा ये मरी पड़ी है सर। आसपास देखो, इस लड़की का कोई सामान मिलता है क्या? ये कुछ ना कुछ तो लेके आई होगी ना? देखो, अच्छी तरीके से देखो सब। सर सैंडल पे कुछ लगा हुआ है सर। इस सैंडल पे भी लगा हुआ है सर। दोनों पेंट अलग अलग है सर। इसका मतलब ये लड़की किसी ऐसी जगह गई है जहां जमीन पे पेंट गिरा हुआ था। जी, इस वॉचमैन ने तो देखा ही नहीं इस लड़की को यहाँ पे, ये था ही नहीं यहाँ पे। लड़की का गला काटा गया दया, काफी खून बहा होगा, मगर यहाँ आसपास खून की एक बूंद भी नहीं है। ये भी तो हो सकता है बॉस कि खून कहीं और किया गया हो और लाश को यहाँ पे लाके फेंक दिया। बूढ़े आदमी के जूते पे जो मिट्टी हमें मिली है वो मिट्टी बिल्कुल वैसी है जैसी मिट्टी हमें स्क्रैप यार्ड में मिली। मतलब जहां पर लाश मिली है ये मिट्टी बिल्कुल वैसी है। मतलब वो बूढ़ा आदमी था वहां पे जब ये खून हुआ? 24 घंटे पहले तो था, उसके आगे का पता नहीं। अरे सर, अब ये 24 घंटे कहां से घुसेड़ दिए बीच में? अभिजीत, लड़की की मौत 24 घंटे पहले हुई है। अगर बूढ़े आदमी के हाथ में चाकू था और उस चाकू पर लड़की का खून लगा हुआ था तो मतलब साफ है कि यह आदमी 24 घंटे पहले वहां पर था। सर, अब उस बूढ़े आदमी का मुंह खुलवाना बहुत जरूरी हो गया है। सर, उस लाश से कुछ और पता चला? देखो, ये तो सभी ने देखा है कि लड़की के गले पर चाकू से वार किया गया। सर, कोई ऐसी बात पता चली है जिससे हम ये लड़की कौन है ये जान सके? तारिका, दिखाओ जरा वो स्लाइड्स। जी सर।
लड़की के कपड़ों का एक बड़ा क्लोजअप। सर, ये तो किसी धागे के रेशे लग रहे। जी, रेशे ही है। रेशे जो डस्टर और नकली फूल बनाने के काम आते हैं। नकली फूल, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, जो घर के डेकोरेशन में काम आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही फूल। मगर ये नकली फूल वहाँ स्क्रैप यार्ड में पहुंचे कैसे? सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो अलग रंग दिख रहे हैं ना, ये पोलन सीड्स के धब्बे हैं। मतलब असली फूलों में से निकलता है वो पोलन सीड्स? हाँ, वही फूलों के बीज। और ये ऐसे वैसे फूल नहीं है, एंड्रोइस ब्लू। एंड्रोइस ब्लू? बहुत कीमती होता है। सर, ऐसे दिखता है एंड्रोइस ब्लू। तो क्या लड़की की मौत किसी फूलों से भरे बाग के बीच में हुई है क्या? और सर दोनों तरह के फूल हैं, असली भी और नकली भी। सर ये भी तो हो सकता है कि खूनी स्क्रैप यार्ड में जाने से पहले किसी फूलों की दुकान में गया हो, किसी फ्लैरिस्ट के यहाँ। या तो ये लड़की गई हो फूलों की दुकान में, फ्लोरिस्ट शॉप में फूल खरीदने के लिए, वहीं पे मिलेंगे ये दोनों, असली फूल और नकली फूल भी। अच्छा, तो ये दुकान है जहाँ पे एंड्रोइस ब्लू और ये नकली फूल दोनों मिलते हैं। लगता है इस फूल वाले ने कुछ गड़बड़ की है बस। ये ऐसे पेंट लगे हुए फूल रखते ही क्यों हैं आप यहाँ पे? उनकी ज्यादा डिमांड है मैडम, वही तो ज्यादा बिकते हैं। ये रंग जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा, कल तक निकल जाएगा, बस घर जाके धोइएगा। ये क्या हुआ है? कुछ नहीं, थोड़ा सा रंग लग गया। थोड़ा सा दूर से ही दिख रहा है। लेकिन लगा कैसे ये? बस यूं ही इधर कहीं। ये लोग असली फूलों के साथ नकली फूल रखते हैं और उसके बाद उस पे हाथ से रंग लगा देते। तो क्या हुआ, कोई गुनाह किया क्या? मैडम ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस। मैं तुम्हारी शॉप पे आज के बाद दोबारा कभी नहीं आऊंगी। देखो, हम लोग सीआईडी से। ये फोटो देखो जरा। ये लड़की यहाँ पे आई थी क्या कभी? ये तो कल ही आई थी। ये लड़की आई थी? हाँ, कल उसने 15 बुके खरीदे। 15 बुके? जी, एक नहीं दो नहीं, पूरे 15। अरे लेकिन 15 बुके किस लिए? वो अलग अलग लोगों को देने के लिए। अच्छा, उसके कपड़ों पे भी ऐसे ही कलर लगा था कि जैसे इनके कपड़ों पे लगा है? उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था सर, वही पेंट के डिब्बे से टकरा गई। कल वो लड़की फोन पर किससे झगड़ा कर रही थी, बोल रही थी कि वो उसके घर पर आने वाली है। मैंने तो उसके लिए टैक्सी भी बुला के लाई थी। तुमने उसके लिए टैक्सी मंगवाई थी? जी। कहाँ के लिए? वर्ली सी फेस। वर्ली सी फेस, ओके। वर्ली सी फेस जाके एक एक फ्लैट चेक करते हैं। टैक्सी में आई थी। हाँ सर, फूलों वाली मैडम 15-20 गुलदस्ते लेके आई थी टैक्सी में। कौन से फ्लैट में गई थी वो मैडम? रुको रुको, मैं देखती। देवेन है घर में? हाँ, लेकिन आप? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप मिस्टर देवेन? जी, मैं ही देवेन हूँ। ये मेरी वाइफ है प्रिया, ये मेरी माँ। आप लोग जरा ये फोटो देखिए। इस लड़की को देखा है पहले कभी? ये तो नंदिता है। नंदिता? हाँ, नंदिता मेरे मैगजीन की एडिटर है। क्या ये नंदिता रात यहाँ करीब 10 बजे आई थी? जी आई थी। देवेन, तुमने मुझे बताया नहीं, नंदिता यहाँ आई थी? आप कहाँ थी जब नंदिता यहाँ पे आई थी? मैं कल किटी पार्टी में गई थी। और आप थी यहाँ पे? मैं शॉपिंग से लौट रही थी। ओह, इसका मतलब जब नंदिता यहाँ पे आई तो आप घर में अकेले थे? जी हाँ, अकेला था। क्यों आई थी नंदिता यहाँ पे? मैंने आपको बताया ना, वो मेरे मैगजीन की एडिटर है, तो नई मैगजीन के लॉन्च की बधाई देने आए थे।
उसने मुझे एक बुके दिया और आपने उसे मार दिया। क्या? अरे नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तुमने उसे मार दिया और फिर उसकी लाश को वहां स्क्रैप यार्ड में जाके फेंक दिया। क्यों? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो तो यहाँ सिर्फ 10 मिनट के लिए थी। कह रही थी कि ऑफिस में फोटोशूट है और उसे दूसरे लोगों को बधाई देनी है और बुके बांटने, तो वो चली गई ऑफिस। चलिए आपके ऑफिस चलते हैं। आइए, चलिए आइए आइए। विश्वास ही नहीं हो रहा है नंदिता इस दुनिया में नहीं रहे। पता नहीं कैसे हो गया ये सब कुछ। वही तो हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब हुआ कैसे। एक बात बताओ, नंदिता कल ऑफिस आई थी क्या? नहीं सर, शायद कल नंदिता ऑफिस आई नहीं थी। शायद मतलब? सर एक्चुअली कल हम बहुत बिजी थे। हमारी मैगजीन का इंटरनेशनल एडिशन लॉन्च हो रहा है, उसी के चक्कर में लगे हुए थे और किसी को ध्यान ही नहीं रहा। कमाल है, किसी को भी ध्यान नहीं रहा कि नंदिता कल यहाँ पे आई थी या नहीं। अच्छा ये बताओ, नंदिता का ऑफिस में किसी के साथ झगड़ा, किसी के साथ दुश्मनी? एक है सर जिसके साथ कुछ हुआ था। कौन है वो? वंशिका। प्रतीक तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। सर वो एक साथ ऑफिस में काम करते हैं तो छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। और सर उसकी कुछ और ही प्रॉब्लम थी। कैसी प्रॉब्लम? सर उसके बॉयफ्रेंड ने उससे शादी करने से मना कर दिया था और इसी बात में उनके बीच झगड़े भी होते थे। क्या नाम क्या था उसका? सर नाम तो नहीं मालूम, लेकिन वो अक्सर ऑफिस के बाद उससे मिलने जाती थी टैक्सी लेके कुलाबा। कुलाबा में कहाँ? सर वो तो नहीं पता। किसी को तो पता होगा। आप में से किसी को मालूम है कि नंदिता कोलाबा में कहाँ जाती थी? सर रूही को पता होगा। अब ये रूही कौन है? रूही नंदिता की बहन। काश मैं अपनी बहन को बचा पाती। अगर मुझे पता होता तो मैं शायद उसकी मदद कर पाती और शायद। हमें भी बहुत दुख है आपकी बहन की मौत का। ये लीजिए पानी पीजिए। थैंक यू। रूही जी, आपके और नंदिता जी के संबंध कैसे थे? अच्छे ही थे। तो आपको उसकी हर बात के बारे में सब कुछ मालूम ही होगा। आप लोग साथ में ही रहते थे ना? सर वो एक्चुअली नंदिता मेरी सगी बहन नहीं थी। ओह, सगी नहीं थी तो मतलब दुश्मन थी? हैं? कोई संबंध नहीं था आपस में आपके? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो उसे अपनी सगी बहन ही मानती थी, लेकिन वो मुझे नहीं मानती थी। उसकी डैडी ने मेरी माँ के साथ दूसरी शादी की। उसने मुझे कभी माफ नहीं किया, ना ही माँ को। क्या आपको मालूम था कि नंदिता का अफेयर एक आदमी के साथ में चल रहा था? उसका एक बॉयफ्रेंड था। बॉयफ्रेंड? हाँ। मैंने सिर्फ एक बार नंदिता को किसी आदमी के साथ फोन पर बात करते हुए सुना था। काफी रात हो चुकी थी, शायद वो उसका बॉयफ्रेंड था। और नंदिता अक्सर गुरुवार और शनिवार रात को घर से गायब रहती थी। शायद वो उसी के साथ रहती होगी उस वक्त। तो फिर रूही जी, आपको तो मालूम ही होगा कि नंदिता जाती कहाँ थी? नहीं नहीं? नहीं, सिर्फ एक बार शायद नंदिता को टैक्सी नहीं मिल रही थी, तब उसने करीब रात 11:30 बजे मुझे फोन करके कुलाबा में बुलाया था। एक रेस्टोरेंट था, फ्लोरा इंपेरियल, वहीं बुलाया था उसे पिकअप करने के लिए। उस दिन उसका मूड काफी खराब था और वो अकेली भी थी। शायद उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया था। ठीक है, अब जा सकती है। विवेक, जरा इन्हें छोड़ा। कोलाबा सर, नंदिता ऑफिस से कोलाबा के लिए टैक्सी मंगवाती थी। फ्लोरा इंपीरियल होटल, चल के देखना चाहिए। इस लड़की को पहचानते हो? हाँ सर, ये यहाँ पे अक्सर आया करती थी। इसका खून हो गया है। हाँ। ये पहले से ही यहाँ टेबल बुक करा लिया करती थी और सर ये ज्यादातर 12 नंबर टेबल पर बैठती थी। टेबल नंबर 12? अच्छा, ये अकेले आती थी या इसके साथ में कोई और भी आता था? एक आदमी और आता था सर। कौन था वो? कुछ मालूम है उसके बारे में? टेबल नंबर 12 पर ज्यादातर विशाल रहता है। एक सेकंड सर। विशाल? जी सर।
सर विशाल। ये फोटो देखो, पहचानते हो इसे? जी सर, पहचानता हूँ। इस लड़की के साथ में जो आदमी आता था उसको भी पहचानते हो? नहीं सर। अच्छा, ये पैसे कैसे देते थे? कैश से या क्रेडिट कार्ड से? हाँ सर, कैश से। अच्छा, इस आदमी के बारे में कुछ और बता सकते हो आप लोग? हाँ सर, 1-2 बार उसने हमारा कार्ड भरा था, ये जानने के लिए कि सर हमारे होटल की सर्विसेज कैसी हैं। कार्ड दिखा सकते हो? हाँ जी सर। ज़्यादातर लोग एड्रेस और टेलीफोन नंबर लिखते हैं उस पर। भागते चोर की लंगोटी सही। सर ये रहा। माय गॉड, ये नहीं, तुम ऐसे नहीं मानो। क्यों मारा नंदिता को? हाँ? मैं मानता हूँ कि मेरा नंदिता के साथ अफेयर चल रहा था। तो वो कहने लगे कि मेरे साथ शादी कर लो, और शादी तुम कर नहीं सकते थे क्योंकि तुम्हारी एक वाइफ घर पे बैठी है। लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें देवेन, जो तुम्हें उसे मारना पड़ा है? कहीं ये तो नहीं कि उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो तुम्हारे घर में आई फूलों का गुच्छा लेकर? मैंने उसे समझाने की कोशिश की। हाँ हाँ, वो तो हमें अच्छी तरह से मालूम है। किस तरह से समझाया तुमने उसे? उसकी मौत तुम्हारे घर में आने के बाद हुई है, समझे? नहीं। कहां पे मारा उसे? घर में? और फिर ले जाकर के बाहर फेंक दी लाश उसकी? नहीं सर, नहीं। अच्छा, कोई गवाह है जो बता सके कि घर में कुछ नहीं हुआ था? तुम्हारी वाइफ थी घर में जब नंदिता वहां अचानक आई? तो मां थी? नहीं। कोई भी नहीं था घर में। अच्छा मौका था नंदिता का खून करने का। लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। जब वो मेरे घर से गई थी तो वो जिंदा थी, और तो और मुझे धमकी देकर गई कि दुनिया के सामने वो बता के ही छोड़ेगी कि सच्चाई क्या है। अब आई ना सच्चाई बाहर। फ्रेडरिक्स, उस आदमी को लेकर आओ। यस सर। तुम्हारे पास गवाह नहीं है, पर हमारे पास गवाह है। इस आदमी ने देखा है खून होते हुए। मगर खून तो। फ्रेडरिक्स, इनका चेहरा दिखाओ। ये तो पहचानते हो इन्हें? ये वहीं पे थे जहां पे खून हुआ था। इतना डर लग गया कि मुंह ही घुमा दिया। ये मेरे डैडी है। डैडी? तुम्हारे डैडी और सड़क पे घूम रहे हैं? इनका नाम चंद्रकांत है। मैं और मेरी वाइफ इन्हें बॉम्बे के बाहर छोड़कर आए थे। क्यों? क्योंकि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है इसलिए? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। फ्रेडरिक्स, चंद्रकांत जी को लेके जाओ। चलिए। देवेन का अफेयर चल रहा था, मुझे तो पता ही नहीं चला। जिंदगी में ये दिन भी देखना पड़ेगा, मालूम नहीं था। पहले कभी आई थी वो घर में? वैसे तो किसी न किसी बहाने से आती ही रहती थी, पर अफेयर होगा ये तो। तुम्हारी नंदिता के साथ अच्छी दोस्ती थी? इनके साथ, देवेन की सौतेली माँ इनके साथ बहुत ज्यादा बात करती थी। तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि इनको मालूम था। ये क्या कह रही हो तुम? और नहीं तो क्या, देवेन ने आपको बताया होगा ना, तभी तो आप इतना घुल मिल के बातें करती थी। ये देखो,
बिना बात की कोई कहानी मत बनाओ तुम। क्या बातें करते थे आप लोग आपस में? आप इसकी बातों पे मत जाइए, ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ? एक तो मेरे हस्बैंड का अफेयर करवाया तुमने, और ऊपर से प्लीज प्रिया, माँ को क्यों फंसा रही? इन्हें मालूम नहीं था। चंद्रकांत जी, अब ये फोटो देखिए, ये फोटो देखिए चंद्रकांत जी, अब यहाँ पे खून हुआ है। अब इस लड़की का खून हुआ है। याद आ जाएगा, डोंट वरी। देवेन, क्या इन्हें वाकई मालूम नहीं था कि तुम्हारा अफेयर चल रहा था नंदिता के साथ? हाँ? मालूम था? मालूम था या नहीं? हाँ? थोड़ा देखा, इन दोनों ने ही मिलके कुछ किया है। हाँ, इन दोनों ने ही मिलकर कुछ किया है। पहले तो अपने बाप को ही घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन मुझे तो इन दोनों ने बोला था कि उन्हें हॉस्पिटल में रखा है। और तुमने मान लिया? शर्म नहीं आई तुम्हें? पति रास्ते पर ठोकरे खा रहा था और तुम लोग घर में बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे थे। हा? पैसों के लिए दूसरी शादी की है इन्होंने सर, और ये खून, ये भी पैसों के लिए हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है। नंदिता ने इससे कहा होगा मुझसे शादी कर लो, हाँ? पर ये प्रिया को छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि घर में सारे पैसे प्रिया लेके आती थी। तो माँ और बेटे ने सोचा नंदिता को रास्ते से हटा देते हैं, न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। क्यों? मगर इन्होंने ये नहीं सोचा कि जिसे इन्होंने घर से बाहर निकाला उसी ने इन्हें खून करते हुए देख लिया। क्या हुआ? कुछ याद आया? क्या हुआ सर? पता चल गया सर। बता दिया सर, बता दिया। क्या बता दिया? सर, चंद्रकांत जी ने मेरे कान में बताया सर। सर, आप लोग प्लीज यहां आइए ना सर। चंद्रकांत जी ने सिर्फ एक शब्द बोला सर। क्या? क्या बोला? बेल। बेल? हाँ सर, घंटी। घंटी? अभिजीत, एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये जो बेल की साउंड, मेरा मतलब है ये घंटी की आवाज, चक्कर क्या है? सर, घंटी की आवाज से चंद्रकांत जी खूनी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। ये हो सकता है, ये हो सकता है। सर, मैंने सारी आवाजें डाल दी है सर कंप्यूटर में। गुड, अब शुरू करो। विवेक, रुको। अभी जो तुमने आवाज सुनवाई थी वो फिर से सुना। तो इस आवाज के साथ खूनी का कनेक्शन है सर। हाँ, ये बात सही है अभिजीत, मगर आवाज सुनते ही चंद्रकांत जी इधर उधर क्या देख रहे थे? किसे ढूंढ रहे थे? शायद खूनी को। एक काम करो, नंदिता की लाश हमें स्क्रैप यार्ड में मिली है, वहीं पे पता चल जाएगा इस आवाज के पीछे राज क्या है। ये हील का टुकड़ा हमें यहाँ मिला है, यहाँ पे।
ये उसके सैंडल में से तभी टूटा होगा जब वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, मगर वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकी और यहाँ पर खूनी ने उसका गला काट दिया। सर, अगर ये लड़की यहाँ पे गिरी है और उसका इतना सारा खून बहा है, तो फिर वो यहाँ से वहाँ तक चल के गई कैसे होगी जहाँ पे उसकी लाश मिली? मरने के बाद फिर से जिंदा हो गई? इसका मतलब है फ्रेडी वो जिंदा थी। मौत सामने खड़ी हो तो न जाने कहाँ से ताकत आई जाती है। चक्कर ये है कि ये नंदिता यहाँ आई क्यों? किसी ने बुलाया होगा उसको यहाँ मिलने के लिए। बुलाया होगा तो देवेन के घर से निकल के तो वो उसने टैक्सी ली थी और अभी तक वो टैक्सी वाला नहीं मिला जिसके टैक्सी में बैठ के वो यहाँ आई है। सर वो यहाँ टैक्सी में आई ही नहीं। क्या मतलब? फिर कैसे आई? किसी की गाड़ी में बैठ के आई है सर। मतलब देवेन के घर से निकली जब वो फूलों का गुच्छा लेके, तो किसी और से भी मिली? हाँ सर, 14-15 फूलों के गुच्छे थे उसके साथ में सर, सारे के सारे बांटने थे। तो सर, जहाँ तक मुझे याद है, देवेन बोल रहा था कि नंदिता ने जाते जाते ये कहा था कि वो ऑफिस जा रही है। ऑफिस? वेरी गुड फ्रेडी, कभी कभी तुम्हें सही टाइम पे याद आता है। चलो ऑफिस चलते हैं। वही जो होता आया है आखिर हो ही गया। क्या क्या हो गया? वो जो होता है खूनी। खूनी? हाँ खूनी। खूनी यहीं पर है। हाँ यहीं पर, तुम में से ही कोई है। अब झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सकेगा। हाँ? नंदिता उस दिन यहाँ ऑफिस में किसी आदमी को फूलों का गुच्छा देने आई थी। कौन है वो आदमी? सामने आ जाए। जिस किसी को भी उसने फूलों का गुच्छा दिया सामने आ जाए। हाँ? अब आप सब लोग एक एक करके कैबिन में आ जाए। किस लिए? अंदर हमारा एक आदमी बैठा है और वो खूनी को जानता है। जैसे ही वो खूनी को देख लेगा उसे तुरंत पहचान लेगा। समझे? तो अब ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो। जिसने भी नंदिता से फूलों का गुच्छा लिया है वो या तो सामने आ जाए या फिर एक एक करके अंदर चलो। आइए। चंद्रकांत जी, जरा देखिए इन्हें। क्या पहचानते इन्हें? नहीं सर, ये नहीं है। ठीक है, आप जाइए। मैं जाऊं? जी नहीं, बाहर रुकिए। देवेन जी आप चलिए। मैं? हाँ, आप चलिए। अगला नंबर आपका है प्रिया जी। मेरा? जी। प्रिया जी को अंदर भेज दो। यस सर। चलिए। क्या मैं जा सकती हूँ? जी। एक मिनट प्रिया जी। पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? पापा मेरा हाथ छोड़िए।
तो वो तुम ही हो। प्रिया, क्या हुआ? अरे क्या हुआ प्रिया? कुछ नहीं, वही हुआ जो हमेशा होता आया है। खूनी पकड़ा गया है, सॉरी पकड़ी गई है। कौन है खूनी? यही है जो तुम्हारे सामने खड़ी है। प्रिया, तुम? हाँ हाँ मैं, पर सारा कसूर तुम्हारा है। मेरा? हाँ तुम्हारा। मुझे तुम्हारे और नंदिता के बारे में पहले से पता था। उससे जब नंदिता घर आई तुम्हें धमकी देने के लिए, उसके बाद उसने मुझे फोन किया था और उसने मुझसे कहा कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो मिली थी तुमसे? हाँ। कहाँ? और कहाँ? स्क्रैप यार्ड, जहां पे इन्होंने नंदिता का खून कर दिया। मगर भगवान भी कैसा खेल खेलता है। जिस आदमी को तुम दोनों ने रास्ते पर फेंका था मरने के लिए, चंद्रकांत जी को, अपने पिताजी, वो उस वक्त वहीं पर थे और उन्होंने तुम्हें देख लिया खून करते वक्त। बेचारे ने गलती से वो फेंका हुआ चाकू उठा लिया स्क्रैप यार्ड से और किसी तरह से वहां बंगले में पहुंच गए। तुम्हें तो सजा मिलेगी, पूरी सजा मिलेगी, फांसी होगी तुम्हें। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।